हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में अपन सी मॉक का एनालिसिस करेंगे जो आज सुबह उन्होंने दिया था टेस्ट रैंकिंग का मॉक 1। और उसके हम जीके और इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। और दूसरी वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन में देखते हैं, एरर फाइंड करनी है हमको। तो एयरलाइंस हैव इंक्रीज फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स अलाउड। तो भाई इसमें लिमिटिंग पैसेंजर्स अलाउड में गड़बड़ है, क्योंकि लिमिटिंग नहीं होता है, लिमिटेड पैसेंजर्स होता है। ठीक है, तो ये वाला लगा दो इसमें। लिमिटेड भाई है, लिमिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में लिमिट लगाना, कम करना। मीन्स लिखा है सेटिंग और सर्विंग एज ए लिमिट टू समथिंग। जैसे कि आपकी डेटा की में लिमिट लगी होती है, 1 GB 1.5 GB 2 GB वाला। तो वो, और लिमिटेड मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्टेड इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। आइंस्टाइन स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। नेवर सक्सेस इन लाइफ नहीं होता है, नेवर सक्सीड इन लाइफ होता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, मोटिवेशन कोर्स में लिखा होता है। सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव गॉन ऑफ ए ट्रैकिंग एक्सपीडिशन। तो भाई इसमें क्या एरर थी, इसमें एरर थी सुप्रिया एज वेल एज फ्रेंड हैव गॉन ऑफ। देखो एज वेल एज के साथ क्या एक रूल होता है, एज वेल एज के साथ जो नाउन वर्ब लगेगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में क्या है, सिमिलर। तो हैव की जगह हैज लगेगी। ठीक है, सिमिलर वर्ब लगेगी। तो मैं ये वाला भी गलत हो गया और नो सब्स्टिट्यूशन भी गलत हो गया। या तो ये होगा या बी होगा। ठीक है, अब एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर गोइंग एट एट कोई एक्सप्लेनेशन एट आएगा कि ऑन आएगा, तो ऑन आएगा। एट तो हम किसी छोटी जगह के लिए बोलते हैं, किसी कन्फाइंड प्लेस को जिसका हमें नाम पता हो। ठीक है, टैगिंग करने गए तो हम ऑन लगाएंगे। ये वाला मेरा गलत चला गया था, क्योंकि मैंने सी लगाया था पहले। ठीक है, ऐसा यही रूल अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स के साथ भी यही लगता है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये रूल नहीं पता था तो। नेक्स्ट देखते हैं, इवन चिल्ड्रन सिटिंग अवे फ्रॉम फूड थिंकिंग दैट दे शुड बिकम ओवरवेट। बच्चे फूड से दूर रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो भी ओवरवेट ना हो जाए। तो क्या होगा, दे माइट, माइट होगा, माइट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। यस, माइट या मे आना चाहिए था इसमें। तो ठीक है, माइट सही है, आर और बड़ा तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नोबडी हेल्प मी एक्सेप्ट यू। तो इसको पैसे में आएंगे, आई वॉज हेल्प बाई नो वन एक्सेप्ट यू। नो वन नहीं आएगा, तो एनी वन आएंगे। आई वॉज हैड नॉट हेल्प बाई एनी वन एक्सेप्ट यू। ठीक है, देखो ये वाला तो नहीं आएगा। बीइंग तो देखो आएगा नहीं। ठीक है, आई हैव नॉट बीन भी नहीं आएगा। आई, ये बी और सी में से कौन कोई एक होगा, तो नन नहीं होगा भाई, एनी वन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं यहाँ से। हैव यू, वाई हैव यू बीटन हिम टुडे। तो वाई हैज ही बीन बीटन बाई यू टुडे। भाई हैज आएगा या हेड आएगा। तो भाई ये एक्टिव पैसिव में ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसका एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। हेड भी नहीं होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, बट इसमें नहीं हुआ, इसीलिए हमारा हेज का हेज ही रहा। इसका रूल आप देख सकते हो कन्वर्जन का। ठीक है, तो और बीइंग हम कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। और ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड और तो नीज की स्पेलिंग गलत है भाई। नीज की स्पेलिंग क्या होती है, ई इन जो है आई आई पहले आएगा, ये वाली स्पेलिंग सही होती है। ठीक है, फेयरी, फेयरी मतलब होता है कोई कंसिस्टिंग ऑफ फायर और बर्निंग स्ट्रांगली एंड ब्राइटली। कोई चीज़ बहुत चमक रही हो फायर की तरह, उसको बोलते हैं फेयरी। ठीक है, या फिर कोई कहीं पे आग लगी हुई हो काफ़ी ज़्यादा, तो उसको भी फेयरी कंडीशन बोल सकते हैं। सीनिक, कोई इंप्रेसिव व्यू को बोलते हैं। फ्रेंड को तो पता ही होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनर्शिया की स्पेलिंग गलत है भाई। इनर्शिया अपना ये वाली होती है। ठीक है, इंडोलेंस वाला आलसी। ठीक है, आइडलनेस भी आलसी। इंसोलेंस यानी कि बदतमीज, रूड,
डिसरिस्पेक्ट टू, ब्राज़िन है, इंसोलेंस, इम्पूडेंस, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट एक तरीके से। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इफेक्ट मतलब होता है रिजल्ट, तो इसका एंटोनिम होगा डिसअलाउ। डिसअलाउ मतलब किसी चीज़ को मना करना नहीं। अफेक्ट, अफेक्ट तो प्रभाव देना, ये नहीं होगा, ये होमोनियम है इसका एक तरीके से। कमिट करना यानी कि किसी चीज़ को परफॉर्म करना, तो ये भी नहीं होगा। कॉज मतलब कारण, कारण, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। आपके क्वेश्चन पड़े होंगे कॉज एंड इफेक्ट की रीजनिंग में, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। सीजे कॉज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केओस। केओस मतलब होता है फिर पैंडेमोनियम, कोलाहल, टर्मोइल, लबुल्लो, ठीक है, शैम्बल्स, रक्कस। रक्कस भी होता है, रक्कस की स्पेलिंग आपको पता होगी, काफ़ी बार एग्जाम पूछी जाती है, RUCKUS, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए। रक्कस मतलब भी कोलाहल होता है, तो इसमें पेंटोनियम इसका राइट आंसर है। अच्छा, एंटोनियम पूछा गया है इसमें, तो भाई आपको ये बात सोच समझ के करना था। एंटोनियम पूछा गया है, तो ये पेंटोनियम नहीं होगा, तो इसका होगा ऑर्डर। कोई चीज़ देखो उधर कहीं भी मान लो शोर शराबा है, डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर का अपोजिट क्या होगा? ऑर्डर। कोई हर चीज ऑर्डर में है। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ऑर्डर मतलब तो बहुत पता होता है, ये ऑर्डर होता है खाने पीने की चीज़ जो गाय भैंस खाते हैं। और केओस मतलब तो कंप्लीट वही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैंक्विश, वैंक्विश मतलब क्या होता है? अटैक करना, हमला करना, विक्ट्री यानी जीतना, जीत, डिफीट मतलब हारना, लॉस मतलब भी कोई चीज़ घाटे में चले जाना। तो वैंक्विश मेरे हिसाब से मतलब मेरा तो होता है हार मानना, ठीक है। और वैंक्विश का अपोजिट होता है विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ पर टेंशन देना, जैसे कि है ना, या फिर और एक चीज़ और भी होता है, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, एम्फेसाइज करना, बर्डन डालना, तो एम्फेसाइज इसका सिनोनियम है, ठीक है। ड्रॉ मतलब बनाना, रिपीट मतलब किसी चीज़ को रिपीट करना, शो मतलब दिखाना। इजी था। अब वन साइड, किसी के हेड से ऊपर है, यानी कि इसको हिंदी में अगर पढ़ें कि आपके दिमाग से ऊपर जा रही है ये बात। तो ये बात आप कब बोलते हो? कि जब कोई भी चीज़ आपके दिमाग के ऊपर से जाए, यानी कि जब कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए। तो समझ नहीं आने का मतलब होता है बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ के पार है ये, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवर माई डेड बॉडी, तो ये मुझे नहीं पता था, इसको मैंने अभी गैस किया, ठीक है। अब गैस करने की एक ट्रिक होती है, तभी कर सकते हैं हम सही गैस, वरना तो अपना गलती हो जाएगा। अगर उस ट्रिक के बगैर करेंगे तो वो ट्रिक आपको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो, डेड बॉडी, पहला ऑप्शन भी पढ़ो, ऐड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग लुक बेटर, तो ये तो नहीं है। क्यों? ये क्योंकि ये इडियम मैंने दूसरा पढ़ा है, ये होता है ऐड आइसिंग टू केक, ये उसका मतलब है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट, इम्पोर्टेंट पार्ट, तो भाई एक डेड बॉडी किसी का एसेंशियल एलिमेंट कैसे होगा? इम्पोर्टेंट पार्ट भी नहीं होगा, ये इसलिए मैंने इसे भी हटा दिया। यूज टू एम्फेसाइज दैट ए वन कम्प्लीटली अपोजिट समथिंग, तो ये भी मुझे नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये तीनों को हटा दिया और इसे लगा दिया कि अब कोई व्यक्ति अगर मर गया तो वो किसी परेशानी में नहीं है, ट्रबल नो लॉन्गर इन ट्रबल, अब वो आराम से जी सकता है। बट ये अपना गलत चला गया था। ओ गाइस, मैंने इसको चेक नहीं, मैंने एक बार चेक नहीं किया, मैं डायरेक्ट इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने, तो ठीक है। तो कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। तो ओवर माई डेड बॉडी का मतलब होता है यूज टू एम्फसाइज दैट वन कम्प्लीटली अपोजिट समथिंग, यानी कि it implies that a speaker is willing to go to extreme lengths over even to the point of death to prevent or resist the proposed action. ठीक है, तो वही इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं अभी, इसको सेव कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मेरा घर चला गया था। आपको भी अगर दिक्कत हो तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A painting competition was held in the colony and Kavya was declared winner. विनर डिक्लेयर करी गई, ठीक है। कोई विनर को डिक्लेयर ही करते हैं, डिस्क्राइब सपोज तो नहीं करते हैं। तो वाला डिक्लेयर के सिनोनिम लिख लीजिए।
अनाउंस करना, घोषणा करना, स्टेट अफर्म करना, सेल्फ कन्फेस करना, एंटोनियम देख लीजिए, एक्नॉलेज करना, अनएक्नॉलेज करना, ठीक है, अनडिक्लेयर करना, इम्प्लीसिट छुपाना, इनएक्सप्लिसिटली हाइड करना, अनवाउड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, तो वो आर्बिट्रेटर होता है भाई, मध्यस्थ करवाता है, जो दो पार्टी की लड़ाई को सुलझाता है, ठीक है। ब्रोकर कौन होता है, जो प्रॉपर्टी को सेल करता है, बेचता है, ठीक है। और ऑडिटर जो जांच पड़ताल करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सीजन में पोस्ट होती है, और ऑडिटर आपको पता होगा। और वैल्यूअर क्या होता है, ए पर्सन हु जॉब इज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ समथिंग, जो किसी भी चीज़ की वैल्यू को नापता है, तो वो होता है वैल्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, तो उसको बोलते हैं अपने ऑफस्प्रिंग या ब्रूड। ये वाला क्वेश्चन मेरा शायद गलत चला गया था, ऑफस्प्रिंग तो बच्चे को बोलते हैं, किसी के नए बच्चे को। नेक्स्ट मतलब घोंसला, क्लच या ब्रूड में से कुछ होगा, तो इसको क्लच ब्रूड लगा के देते हैं, तो ब्रूड ही था इसका। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, स्पेशली एक बर्ड के, ठीक है, तो उसको ब्रूड बोलते हैं। हाँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट मतलब घोंसला। और ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डिस्पाइट हार्मफुल कंसिक्वेंसेस, डिस्पाइट आएगा, डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, दो भी नहीं आएगा। इंस्पाइट अगर आता तो यहाँ पे ऑफ लगना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है, इसलिए हम डिस्पाइट लगाएंगे, ठीक है। इसका सेंटेंस का मतलब है कि हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होने के बावजूद भी लोग ड्रग करते रहते हैं, ठीक है। ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो क्या करता है, इम्पैक्ट द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो उसमें देखो कह रहा है कि ड्रग का जो एडिक्शन सिर्फ किसी व्यक्ति की हेल्थ और रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि सोसाइटी और एनवायरमेंट को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी पॉसिबल बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर सेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जो कुछ ड्रग्स हैं उनको हम कभी तब रोक सकते हैं जब हम उनकी सेल पर रोक लगाए थे, और रोक लगाने को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिंग, ठीक है। ड्रग एडिक्ट्स शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, और क्या देना चाहिए उन्हें, रिजाइनेशन देना चाहिए, रिग्रेशन देना चाहिए, रिहेबिलिटेशन देना चाहिए, यानी कि उन्हें जो है नशा मुक्ति गृह में भेजना चाहिए, जहाँ पर उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट करा जाए सुबह शाम। और 5वां क्वेश्चन देखते हैं, मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू स्केल डाउन द कंजप्शन ऑफ ड्रग्स। ओके, इजी है ये तो, अपनी एकदम आसान था। अब ये अपना इंग्लिश का ट्रीटमेंट हो गया, अब देखते हैं जीके का। तो जीके का है, विद रेफरेंस टू हुमायूं वर्सेस द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेटमेंट्स, हुमायूं's फर्स्ट एनकाउंटर विद द अफगान टू प्रेजेंट 1932, तो इसमें मैंने भी ऑप्शन 2 लगाया था ओनली, बट मैंने सोचा था कि इसमें कैप्टन इन्होंने डेट चेंज कर दी हो, बट डेट इन्होंने चेंज नहीं करी थी, सही है 1532, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो आप इधर पढ़ सकते हो इसका कि इसने जो पहली अफगान के साथ लड़ाई करी थी वो 1532 में दोहराइया या बनारस में करी थी, और अफगान में भी कौन था, महमूद लोधी था, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आया करे उसका स्क्रीनशॉट जरूर लो भाई, क्योंकि अगली बार कभी आपको भी मॉक होगा और आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चन 100% आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पंजाब में कौन सा मेला लगाया था गुरु गोविंद सिंह और मुगल्स की लड़ाई की बात, तो होला मोहल्ला तो अभी लगाया गया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, रोजा शरीफ उर्स ये भी नहीं है, तो ये माघी मेला है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन ठीक गया था, पर मैंने टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया, सिर्फ 31% 10 को कर पाई है क्वेश्चन को, ठीक है। जो है अपने इसको सेव कर लेते हैं एक बार। तो ये जो है द सिटी ऑफ श्री मुक्तसर साहिब पंजाब हैज ऑब्जर्व्ड द माघी मेला, कहाँ पे लगता है ये, श्री मुक्तसर साहिब नाम का एक जिला है, वहाँ पर लगता है, जिसमें 40 सिखों ने लड़ाई करी थी
बैटल ऑफ खिदराना में मुगल्स के अगेंस्ट, और उस टाइम महीना था, माघ का महीना था, यानी मार्च का महीना था। और तो चलो यार डार्क मोड को लेते हैं, आंखों में कुछ चुभ रहा है काफ़ी ज़्यादा, आपकी भी चुभ रहा होगा, तो ये डार्क मोड खोल लिया करो यहाँ से आप। डार्क रीडर एक्सटेंशन को आप लगा लीजिए अपने कंप्यूटर में, और ठीक है। तो वही जो था फलिंग आपको सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो था फलिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड इन गोरखनाथ केस। तो गोरखनाथ केस में कौन सा 17वां वाला किया गया था? गोरखनाथ केस लैंड टेनिंग ऑफ एक्ट से संबंधित था, जिसमें जो कि पंजाब का है, गोरखनाथ वर्सेस पंजाब सरकार, और इसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी और इक्वलिटी को चैलेंज किया गया था, यानी कि इन्होंने कहा था कि हमारी दोनों राइट वायलेट हो रहे हैं, तब ये एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। और 15 वाले अमेंडमेंट से किया गया था, 15 वाले चैप्टर में वोटिंग की एज कम गई थी 21 से 18। नेक्स्ट देखते हैं भाई। जो फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इंपोज नेशनल इमरजेंसी ऑन एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिससे हमने प्रेसिडेंट को ये पावर दी थी कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में जब चाहे तब इमरजेंसी लगा सकता है? तो वो है, दिया था हमने 42 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अपना कौन सा है? 42 वाला, 1976 में वो था 42 वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इससे हमने जो है 3 वर्ड जोड़े थे, ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर। ये 1976 में हुआ था। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध सागर फॉल्स कहाँ, गोवा में पड़ता है, कौन सी नदी पर है? तो ये मांडवी नदी पे है यार, ठीक है। तो मांडवी नदी पे है दूध सागर फॉल्स, कर्नाटक एंड गोवा में है। इसकी 310 मीटर हाइट है, और कावेरी रिवर लोकेटेड इन साउदर्न इंडिया के वेस्टर्न टू कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी है साउदर्न इंडिया में। और कावेरी नदी अपनी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है अपनी आई थिंक केरल में पड़ती है, आई थिंक केरल या कर्नाटक में। और मालबेरवा रिवर है, ये भी कर्नाटक से होती हुई कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। और जुआरी नदी है, तो ये भी गोवा की नदी है। मांडवी भी गोवा में जाती है, मालप्रभा भी गोवा में जाती है, ठीक है। और ये मालप्रभा को हमने पढ़ लिया था, कहाँ से निकलती है? हेमंत बालश्रम वेस्टर्न घाट से निकलती है। जुआरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन गोवा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following which has the largest shipyard in India? तो लार्जेस्ट शिपयार्ड इंडिया में है कौन सा? तो डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है भाई? डीपेस्ट लैंडलॉक है विशाखापट्टनम, ठीक है। और तो लार्जेस्ट शिपयार्ड लिमिटेड कौन सा? ये मेरे हिसाब से था, वो था कोचिन, कोचिन है आई थिंक सो। तो कोचिन ही है, ठीक है। कोचिन कहाँ पे है? केरल में है। और दिस इज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन कंट्री, ठीक है। और ये बताइए आप मेरे को कि वो वाला पोर्ट किधर है? नाहवा सेवा पोर्ट किधर है? और कांडला पोर्ट किधर है? और ठीक है, तो ये सब मुझे बताइए। और पारादीप बंदरगाह किधर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक पोर्ट और था तमिलनाडु में, कौन सा था? चलो अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, याद आएगा तो अभी तुरंत बताऊंगा। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द साइलेंट वैली? तो केरल में है, या कंथीपूजन नदी पर है, ठीक है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है। इसमें क्या था, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू स्टेट ऑफ केरला एंड वैली नेशनल पार्क है, एक इंसान से, ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल में। तो इसमें ये भी बिल्कुल, इसमें
साइलेंट वैली में एक वो प्रोजेक्ट बनाने को थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बट वहाँ के लोगों ने बहुत उसका विरोध किया, इसीलिए फिर वो प्रोजेक्ट बाद में मना कर दिया गया और साइलेंट वैली बच गई। ये बिल्कुल चिपको आंदोलन की तरह था जैसा उत्तराखंड में हुआ था चमोली में, जिसमें उन लोगों ने अपने पेड़ को बचाया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब when a person receives a loan from the bank then the person is referred to as, अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो उस व्यक्ति को क्या होता है, वो होता है बोरोवर। बोरोवर इसको हिंदी इंग्लिश दोनों करते हैं। कर्जदार यानी जिसने कर्ज दिया है, ठीक है। और देनदार कौन था, देनदार जिसने दिया है। लेंडर, लेंडर भी वही होता है जिसने रुपए दिया है। क्रेडिटर ये भी वही होता है जिसने रुपए दिया है। ये तीनों बी सी डी में तो बैंक की है। बोरोवर है भाई किसान बनना, ठीक है, आप इस सबको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अप्रोचेस टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बेरोजगारी को नापने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है, तो वो CSO, देखो ये होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। NSS होती है नेशनल सर्वे, नेशनल सर्वे ऑफ, NSS होगी नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है आई थिंक, और NDC होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो मेरे हिसाब से ये बेरोजगारी को NSS नापती है, क्योंकि यही शायद वो भी नापती है जनगणना, जनगणना को भी यही नापती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके ओके ओके। तो ये 1950 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेट नापती है, स्टडी है, ठीक है। मनरेगा स्कीम 2006 में चली थी, मनरेगा। पहले ये इसका नाम मनरेगा था, अब फिर बाद में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया। नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटी एक्ट, इसमें 100 दिन का रोजगार की बात होती है कि मिनिमम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें मनरेगा में 33% रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए, 33 और 33%, एक मिनट, 33% फीमेल्स के लिए था। और दिन में आपसे 8 घंटे का काम करवाया जाएगा 7 दिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th 5 ईयर प्लान, यार देखो इसकी क्या 12वीं पंचवार्षिक योजना कब से चली, तो इसको ऐसे करना, 2012 है तो 12 को आप यहाँ पीछे लिख दो 2, यानी 2012 से 12वीं वाली पंचवर्षीय योजना 2012 से ही चली है। और 2012 से कब तक की चली, इसमें 5 जोड़ दो 12 में, 12 में 5 जोड़ा 17, तो 12 से 17 तक की चली, यानी फिर सी इज द राइट आंसर। तो भाई सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसका काम क्या था, ड्यूरिंग दिस टाइमलाइन द प्लान एम टू एड्रेस वेरियस डेवलपमेंटल चैलेंजेस एंड सेट टारगेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा करवाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के पॉपुलर डांस कौन सा है, देखो कर्मा कहाँ का है, झारखंड का। धमाल, धमाल भी आई थिंक, धमाल, धूमल, जोशान, ये आई थिंक जम्मू कश्मीर का है धमाल। और बारदोशाम ये अरुणाचल प्रदेश का है, तो मुझे पता है। और धमाल पता नहीं है डी वाला कहाँ का है, तो देखते हैं जरा एक बार। बारदोशाम अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के देखो पंथी और राउत नाच, गुजरात का, एक बार थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, तो भाई आप देख सकते हो गुजरात का कौन सा है, पधार, रास एंड गरबा, ठीक है। हरियाणा का धमाल, धमाल हरियाणा का है, ओके ओके, मैं गलत बोला था, धूमल है, जम्मू कश्मीर का धूमल है। और डफ, भागी, घूमर, झूमर, लूर, गुगनोमी जिसमें सांप की पूजा होती है, ये हरियाणा का है। हिमाचल के किन्नौर का नाटी डांस हिमाचल का है। कर्मा झारखंड का। आंध्र प्रदेश का कोलट्टम, दिमशा, लंबाडी, कुचिपुड़ी एंड वीरनाट्यम, ठीक है। मेघालय का बेदिनखलम। और चेरी फेस्टिवल कहाँ पे होता है, चेरी फेस्टिवल बताना, ठीक है। अरुणाचल का बारदोशाम, पंजाब का भांगड़ा, झूमर, झूमर भी पंजाब का ही होता है। करथी, किकली, सम्मी एंड जिंदुआ, ठीक है। आपको इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस करथी तक कर लीजिए याद पंजाब में। ऐसे बिहार का विदेशिया, बिहार का विदेशिया, झिझिया, पाइका,
कजरी, ठीक है। कजरी बच्चे होने के बाद गाया जाता है ये, ठीक है। मिजोरम का चिराम, नागालैंड का चांगलो या सुआलुआ, ओडिशा का चाऊ, गोटीपुआ, नकनी, ओडिसी दाफ एंड दलखाई और बागनाच। जम्मू कश्मीर का धूमल, देखो मैंने कहा था धूमल है। बंड पाथेर, बच्चा नगमा, ये जम्मू कश्मीर के। राजस्थान के घूमर, ठीक है, राजस्थान की घूमर। कालबेलिया की गैर। तेरह ताली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरह ताली यार जरूर से 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, ये जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक कन्फ्यूजन वाली मैं आपको बात बताऊँ, अगर जैसे आपको लग रही होगी कि देखो राजस्थान में घूमर बनाया जाता है, ठीक है, और हरियाणा में घूमर बनाया जाता है, और ठीक है, अभी हमने 2 में देख लिया घूमर बनाया जाता है, अभी एक में और बनाया जाता है, आई थिंक गुजरात में ही बनाया जाता है। गुजरात में इसको झूमर बोलते हैं, और हाँ गुजरात में, पंजाब में इसको झूमर बनाया जाता है। पंजाब में झूमर, और हरियाणा और राजस्थान में घूमर, और असम में होता है झूमुर, झूमुर, ठीक है। सिक्किम का सिंगजाम होता है। कर्नाटक में का यक्षगान, बायलट्टा, डोलू कुनिथा, वीरगस्से। केरल का मोहिनीअट्टम, कथकली, पदायनी। मध्य प्रदेश का चरकुला, जवारा, गौरमारिया एंड गिरिदा। यूपी का चरकुला, कथक, कर्मा, दादरा। असम का अलियालियांग, बिहू, झूमर एंड बगरुम्बा। ये देखो उन्होंने लिखा है असम में झूमर नहीं झूमुर होता है, यू बनेगा यहाँ पर एक ही जगह। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, पंपू अट्टम एंड ओइलट्टम। त्रिपुरा का होजागिरी इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल का गंभीरा, कलिका पटाड़ी, नानसी, अलका दोमनी। और उत्तराखंड का भरतनाट्टी, भोतिया, ये भोतिया इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चंचरी, झोरा, रामाला। तो ये इसमें हमने पढ़ लिए काफ़ी सारे, इसको आप हिंदी में पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चरकुला कहाँ पे? चरकुला ये यूपी के ब्रज क्षेत्र में होता है, मथुरा में, जिसमें सिर पर एक बड़ा सा वो रख लेते हैं, गोल सा पहिया, जिसमें उसे रखने के बाद उसमें नाचते हैं, ठीक है। ये होली और जन्माष्टमी के वक्त मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें राधा और कृष्ण के देवी प्रेम का जश्न मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते भाई। चरकुला ये तो हो गया। रिप्रोडक्शन में कौन से सेल्स होते हैं भाई? रिप्रोडक्शन में होते हैं लिम्फोसाइट, तो अपने आरबीसी में होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये गैमेट्स होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, ये दोनों आपस में यूज कर जाते हैं, फिर आगे चल के उससे जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर अपना बच्चा बन जाता है पूरा, और ये प्रोसेस होती है मियोसिस के तहत, ठीक है, जिस दोनों को मिलने को मियोसिस बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स, आप बताइए क्रोमोसोम्स में ऐसा पूछता हूँ, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं भाई? कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 33 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और 33 पेयर ऑफ। और मेल में कौन से होते हैं? मेल में होते हैं एक्स और वाई, फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स, ये फीमेल का और ये मेल का। अब मेल में से स्पर्म में से मान लो अगर वाई आ गया, फीमेल में से देखो एक्स ही आएगा, फीमेल को कुछ और कुछ डाल नहीं सकती, एक्स आ गया, और मेल का वाई आ गया, तो एक्स और वाई मिलकर क्या बनाएंगे? तो जो बच्चा आएगा वो कौन होगा भाई? मेल होगा। अब मेल में से भी एक्स ही आया, फीमेल का तो एक्स ही आएगा, तो क्या लड़की पैदा हो गई। तो इसी टेक्नोलॉजी से जो गर्भधान वाले डॉक्टर होते हैं वो बच्चे की जांच करते हैं, जो कि पहले से जांच करवाना गैर कानूनी है, उसके लिए करवाने में और करने वाले दोनों को सजा है, ठीक है। तो वो लोग ऐसे ही ना कर लेते हैं, आपको बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी कि वो कैसे करते हैं जांच पहले से ही, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फॉलोइंग टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी डज नॉट हैव ग्रैनुलर देयर सेट, ये वाला सवाल मेरा छूट गया था, ये मुझे नहीं पता था ग्रैनुल्स कौन से में होते हैं, तो इसका आंसर मुझे अब देखते हैं क्या रहता है। तो करेक्ट आंसर है मोनोसाइट्स,
मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स में ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये अपने फाइटिंग सेल्स होते हैं, अपने आप को, अपने लोगों को बीमारी से बचाते हैं ये लोग। कोई भी वायरस वगैरह अपने अंदर घुस जाता है तो उससे लड़ाई करते हैं जब तक इनकी अंदर उसकी लड़ने की कैपेबिलिटी होती है। अगर वो वायरस ताकतवर पड़ जाता है तभी हार जाते हैं और अपने बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। और इस डब्ल्यूबीसी को साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स भी है। अब ठीक है, अब इसमें ग्रेनुलोसाइट्स भी आते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और एसोफिल्स होते हैं। और नॉन ग्रेनुलोसाइट में होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो वही इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। नॉन ग्रेनुल्स किस में होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल और एसोफिल्स में ग्रेनुल्स होते हैं। और नॉन ग्रेनुलो वाले कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्क ऑफ कोकोनट कैसे बनी होती है भाई? ये बहुत आसान सवाल है। स्क्लेरन काइमा से बनी होती है। हम देखते हैं, अच्छे से बात करते हैं सारे क्वेश्चन। जो जाइलियम और फ्लोएम के बारे में आपको पता ही होगा। ये दोनों फ्लोएम फ्लोएम का काम क्या होता है भाई? फ्लोएम का काम होता है अपना फूड को ट्रांसफर कर देना। फासे फ्लोएम, फासे फूड, ये खाने को पहुंचाता है प्लांट को, और जाइलम पानी को पहुंचाता है प्लांट को, ठीक है। ये दोनों ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होते हैं। और ये कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, ये तीनों पेरेन्काइमा का काम होता है इस खाने को स्टोर करना। कोलिनकाइमा का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। और स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करना किसी भी पेड़ की स्टेम को। तो जो आपने देखा होगा नारियल का कवर वो बहुत टाइट होता है, जिसे आप तोड़ नहीं सकते। अखरोट दिखाओ, अखरोट को भी नहीं तोड़ सकते इतनी आसानी से। तो भाई तो वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। स्क्लेरेनकाइमा उनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर देता है। देखो आप सबको पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार। द हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है, बेसिक परमानेंट, ये तीनों परमानेंट टिश्यू हैं। और दी सेल्स आर elongated and tapered at the ends and consist of a thick cell wall composite lignin। उस जो सेल वॉल होती है जो थिक होती है उसको हम लिग्निन बोलते हैं। स्क्लेरेन काइमा से बनाता है। और ये डेड सेल होते हैं, इनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। स्क्लेरेन काइमा वही बताया। दिस वॉल्स आर फ्रीक्वेंटली सोते, ठीक है। स्टेम्स में होता है, वस्कुलर बंडल्स, लीफ वेन्स एंड हार्ड कोटिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर त्योहार क्यों आसान है? राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। गणगौर राजस्थान लगाओ। गॉडेस पार्वती का है गणगौर। गणगौर आपको पार्वती माता का, गौरी माता का है, बस समझ सकते हो। जैसे कि इसमें गौर आ रहा है ना, गौर, तो गौर से गौरी, गौरी गौरी नाम किसका है भाई? माता पार्वती का नाम है। और इसमें माता पार्वती की पूजा होती है फेस्टिवल में, वुमेन्स उसको करती हैं, ठीक है। और ये फॉर अबंडेंट हार्वेस्ट एंड मैरिटल हार्मोनी के लिए, वैवाहिक सुख और फसल अच्छी हो इसलिए करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड भी तो बहुत ही आसान सवाल है। हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पहले इसका नाम था राजीव गांधी पुरस्कार। अभी इसको 2021 में चेंज किया इसका नाम, ठीक है। और ये जो है इसे कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है। और ये 1992 में बनी थी। ये पहला किसी में लगाया था, ये पहला विश्वनाथन आनंद को दिया गया था जो पहले ग्रैंड मास्टर थे चेस के। इनकी पुस्तक का नाम बताइए विश्वनाथन आनंद की, आप लोग जल्दी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई अड्डे का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो हवाई अड्डे का रिसर्च सेंटर होमी भाभा के बारे में हमने कल वीडियो में बहुत अच्छे से बात करी, जिसमें डांस वाली वीडियो में, उसमें मैंने आपको उनके बारे में बताया था। होमी जागीर भाभा, ये जो है उनका, ये भारत मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। नरोरा में क्या है? एटमिक पावर प्लांट है यूपी का, पहले में सिर्फ बुलंदशहर में है ही नरोरा। मैंने कई बार देखा है ऐसे, ठीक है। और जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ कभी दिल्ली, तो रास्ते में ये पड़ता है, ठीक है। मैक्सिमम रिम्बर्समेंट कैप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस स्कीम फॉर पार्शियल रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कितना मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा वापस जो प्रतिपूर्ति होती है
यानी जितनी आपको कितने रुपए की छूट मिलती है, रिफंड एक तरीके से मिलता है, तो वो लगभग मेरे हिसाब से 10 करोड़ या 20 करोड़ था। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता था, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप लोग भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 20 करोड़ रुपए का रिइंबर्समेंट मिलता है। कब? हाफ ऑफ द एक्सप्लोरेशन कॉस्ट incurred by holders aims to boost। ठीक है, नेक्स्ट एक पढ़ा होगा से। डिवोटीज फ्रॉम अराउंड द नेशन गैदर एट कामाख्या देवी टेम्पल में इकट्ठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन सा मेला मनाया जाता है भाई? कुंभ मेला अपना 4 जगह मनाया जाता है, प्रयागराज, वाराणसी, वो प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन एंड कौन से थे? प्रयागराज था, उज्जैन था, हरिद्वार और आई थिंक बनारस है क्या? तो और शक्ति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? शक्ति महोत्सव तो एक मिनट गाइस, शक्ति महोत्सव भी यूपी में ही मनाया जाता है। ओके, और असम में कौन सा तो कुंभ मेला का जो प्लेस बोल रहा था वो था नासिक। हाँ, नासिक में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में है नासिक। और बात करें तो एक मैं लिख देता हूँ आपको, नासिक एंड महाराष्ट्र में, यूपी में, और उत्तराखंड में भी। कहाँ पर? उत्तराखंड में हरिद्वार, और अपना उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर? एमपी में। ठीक है, और असम में जो कामाख्या देवी मंदिर मेला बनता है, ये अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। ठीक है, अम्बुबाची मेला। और ये कामाख्या देवी टेम्पल काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। आप इसको कभी इसके बारे में पढ़िए तो आपको पता चलेगा ये कौन से बॉडी पार्ट से बना हुआ है, और इसकी इतनी फेमस क्यों है, विदेश से लोग देखने इसको आते हैं। तो भाई ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मेला टेम्पल है, आप उसके बारे में ज़रूर रिसर्च करिए। और वो शक्ति महोत्सव अपने यूपी में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आप इसको पढ़ सकते हो। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, नील जल हिल्स के पास। ठीक है, और असम बताइए का किस चीज़ के लिए फेमस है? असम अपना चाय की पत्तियों के लिए फेमस है, और असम में बहुत ही बड़ा माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि पूरी एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और बात करें तो असम में कौन सी कोई एक फुटबॉलर है, सुनील छेत्री, वो भी असम से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, और लवलीना बोरगोन, वो भी शायद असम की है मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हेमंत का असम का सीएम कौन है? वो हेमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी की सरकार है असम में। तो असम के बारे में जितने फैक्ट बताते हैं अपने डिस्कस कर लिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली किसने साइन किया था आईडेक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट के लिए विद स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज के साथ? तो वो मैंने इस क्वेश्चन में इसरो लगाया था मेरा आंसर, बट इसरो नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है मिनिएचर सैटेलाइट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट, एमओयू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने इन्फॉर्म किया है कि इंडिया से एक्सटर्नल डेब्ट जो है, इंडिया का कर्ज जो है, वो उसमें कर्ज जो है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, किसकी वजह से सबसे ज़्यादा कर्ज है? तो इसमें मैंने छोड़ दिया था। इसमें अगर मैं लगाता तो मैं लगाता था इसमें लोन्स, ट्रेड रेट, क्रेडिट एडवांसेस, करेंसी डिपॉजिट, डेब्ट सिक्योरिटी। लोन्स होना चाहिए था इसमें, लोन्स ही है। ठीक है, तो भाई इसको पढ़ लीजिए आप। लोन्स का रेशियो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, उसके बाद है करेंसी डिपॉजिट, उसके बाद है ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस, एंड फिर लास्ट में है डेब्ट सिक्योरिटीज। डेब्ट सिक्योरिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जब द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च द नेशनल वर्कशॉप ऑन संकल्प। संकल्प में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने करा हुआ आई थिंक, या फिर मैंने तो इसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लगाया था, है ना? ठीक है, तो वही सही कहा आपने। संकल्प की फुल फॉर्म क्या है? तो संकल्प की फुल फॉर्म नहीं लिखी है इसमें। ये एक 100 डे का नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वायरस जो वायरस ब्लू ग्रीन एल्गी पे हमला करे उस वायरस को क्या बोलते हैं भाई? साइनोफैगेसी। साइनो जो वर्ड होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए होता है। रोडो रोडोफैगिया वो रेड के लिए होता है, ठीक है। फैकोफाइसिया वो होता है ब्राउन एल्गी के लिए। क्लेडोफोरा इसका एक एग्जाम्पल है, तो साइनोफैगिस का सही है। माइको फंजाई के लिए होता है, शैवाल के लिए, है ना। तो अब इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट तो ये अपना हो गया जीके और भी होगी, इंग्लिश भी होगी, तो भाई अगली वीडियो हम रीडिंग और वो लेकर आएंगे। तो अगली वीडियो कैसी लगी यार अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट में ज़रूर से बताइए। और अच्छा, लाइक वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखिए, उसमें मैंने ऐसी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उन सारी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। आपके मॉक टेस्ट में इंक्रीज मार्क्स ज़रूर होंगे। आप इस वीडियो पर आप एक चीज़ को नोटिस ज़रूर करिए कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्यों? तभी आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में कैसे दिमाग चलाना होता है। तो ये मॉक टेस्ट का अगर मैं लेवल बताऊँ तो एकदम ईजी लेवल है इसका, ओके। तो और आपके ये जो वीडियो आ रही होंगी अभी ऊपर, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम कल करेंगे सीजीएल का मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का 2025 का ही। बाय।